What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover. 28 नवंबर है। काफी कुछ शानदार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। अगर आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से भी सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस करके चला कीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग क्वेश्चन के आंसर दिया कीजिए। इससे आप लोग की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी और एग्जामिनेशन हॉल में भी आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पर उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों के सामने है। यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को सजेशन देना है, तो जिस किसी ने दिया है, बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े भी हैं, अभी कुछ बचे हुए हैं। जो कोई सजेशन दे रहा है अच्छे से देते रहिए। सारे सजेशन जो भी आप लोग चाहते हैं आने वाले टाइम में, तीनों वीडियो में जो भी चेंज आप लोग चाहते हैं, जो सुटेबल लगेगा मैं उनको चेंज करूंगा। वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर रूरल ओलंपिक के बारे में, यानी कि गांव के जो ओलंपिक है उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। ये हमारी कंट्री में कहां पर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से समर ओलंपिक होते हैं, विंटर ओलंपिक होते हैं, इसी तरीके से यूथ ओलंपिक आप लोगों को देखने को मिले अभी रिसेंटली। कहां पर हुए थे याद आ रहा है? ये आप लोगों को अर्जेंटीना में देखने को मिले। तो इस तरीके से इन सब चीजों के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। और नॉर्मली देखिए जैसे ओलंपिक होते हैं उसी के नाम पर यहाँ पर इसका नाम रखा गया है रूरल ओलंपिक। ये इंडिया में है, हालांकि यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई नहीं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आ रहा है। यहाँ पर गांव की बात की जा रही है, कोई पर्टिकुलर गेम का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर ये है यहाँ पर केला रायपुर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये है पर्टिकुलर एरिया कहां पर है? ये है पंजाब में। पंजाब में लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में ये एक गांव है जहां पर जो यहाँ पर है ये कि एनुअल केला रायपुर स्पोर्ट फेस्टिवल होता है, जिसका नाम इन्होंने रूरल ओलंपिक यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो लोकल नाम से कई बार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो जो लोकल टर्म है वो भी आप लोगों को याद रखनी है। उनसे डायरेक्ट आप लोगों को इनडायरेक्ट क्वेश्चन कई सारे देखने को मिल जाते हैं। पूछा जा सकता है कि यहाँ से डायरेक्ट आप लोग केला रायपुर किसके नाम से और जाना जाता है, किस पर्टिकुलर एरिया में पंजाब में देखने को ये मिलता है। तो ऐसी कई सारी बातें पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। तो ये जो गेम होता है यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई जाती है मेंस और वुमेन्स दोनों के, मेन और वुमेन दोनों के द्वारा। तो एक अच्छा आप लोग ये गेम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जिसको ओलंपिक का नाम दिया गया है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ये आंसर हो गया यहाँ पर ये वाला, ठीक है। आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन देखने को मिले। यानी कि जो अभी मिड टर्म इलेक्शन हुए यहाँ पर 4 साल का वहां पर टाइम पीरियड होता है, तो 2 साल में एक बार मिड टर्म इलेक्शन आप लोगों को वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो अभी मिड टर्म इलेक्शन हुए उसी के साथ में हमारी कंट्री की पार्लियामेंट को कंपेयर किया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो भी वहां पर सिस्टम है उसके साथ में। राज्यसभा को बोला जा रहा है यहाँ पर यूएस सीनेट के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि जिस तरीके से राज्यसभा में मेंबर होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और यहाँ पर स्टेट के हर एक स्टेट से वहां पर रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उनका टाइम पीरियड 6 ईयर होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये स्टेटमेंट सही है। रिप्रेजेंटेटिव वहां पर भी उसी तरीके से चुने जाते हैं सीनेट्स के, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारी राज्यसभा में जैसे इलेक्शन होते हैं वैसे ही पैटर्न आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। पर लेकिन जब लोकसभा की बात करते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं तो ये दोनों डिफरेंट है। पहले तो टाइम पीरियड की बात कर लीजिए, हमारे यहाँ पर 5 साल है, उनके वहां पर 4 साल है। इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हाँ, जैसे यहाँ पर राज्य के रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई है, तो टोटल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आप लोगों को 50 राज्य नजर आएंगे। तो वहां पर पॉपुलेशन को ध्यान में नहीं रखा जाता है। वहां पर जस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हर एक राज्य की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इसीलिए हर एक राज्य से 2 बंदों को चुना जाता है। टोटल 50 सीट्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो अगर इस बेस पर, इस डेटा के बेस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों को गलत देखने को मिलेगी और फर्स्ट स्टेटमेंट सही देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ए। कई बार आप लोगों को इस तरीके की बातें चेक करनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन जो आसपास की कंट्री है उनके कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को पता रहना चाहिए। जो बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी हैं डायरेक्ट आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जिनसे हमारा संविधान जो बनाया गया है उसमें कोई ना कोई पार्ट ऐड किया गया है। जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर फंडामेंटल जो राइट हो गए, तो ये हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ही लिए हैं, जो हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा थोड़ी 2-4 बातें और बता देता हूं, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, इनसे भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इंपीचमेंट जो करते हैं प्रेसिडेंट का, वो भी हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। जुडिशियल रिव्यू जो आप लोगों को देखने को मिलता है, यानी कि जुडिशरी ने क्या सही किया है क्या गलत किया है, जो लेजिस्लेटिव होती है एग्जीक्यूटिव ने क्या सही किया है क्या गलत किया है, तो जुडिशरी उसको रिव्यू करते हैं, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। यानी कि आप लोग मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखकर मेरे पास भेज रहे हैं और मैं उसको रिव्यू करके आप लोगों को बता रहा हूं ये क्वेश्चन सही है या गलत है, तो उस तरीके से जुडिशरी देखती है कि क्या यहाँ पर जो भी काम किया गया एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के द्वारा
द्वारा वो हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही है या गलत है, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू भी यहां पर हम लोगों ने उन्हीं से लिया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जब बात आती है तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी हम लोगों ने उन्हीं से ही लिया है। इस तरीके से रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज की बात करते हैं वो भी, और फंक्शन ऑफ जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है वो भी उन्हीं से लिया है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली है, यानी कि अपने संविधान में अपने हिसाब से हम लोगों ने वो सेट की है। तो आंसर यहां पर ए है। आगे चलता हूं। क्वेश्चन देखने से पहले एक बार ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट के ऊपर भी आप लोग क्वेश्चन कई बार अपना सही होते होते भी गलत और का आप लोग कई बार ऐसे अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बात की जा रही है मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है जो हाउसेज होते हैं यहाँ पर हमारी कंट्री में, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो किसमें होती है संविधान के हिसाब से, तो 552 आप लोगों को देखने को मिलेगी। किसमें, ये लोकसभा में देखने को मिलती है 552 जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, ये 552 कैसे, ये 552 कैसे कैसे है, 552 होगी, इसमें से 530 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं स्टेट से, 20 जो रहते हैं रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं यूनियन टेरिटरी से। तो कितने हो गए यहाँ पर, ये हो गए टोटल 550। तो कहने का मतलब क्या है, दो और बच गए। ये दो होते हैं जो आप लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले जो होते हैं, जिनको नॉमिनेट किया जाता है, ये वो दो होते हैं। तो ये कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तीसरी स्टेटमेंट यहां पर बोला गया है कि जो यहां पर बात बोली जाए यहां पर चेयरमैन ऑफ द ऑल पार्लियामेंट्री जो कमिटीज होते हैं वो यहां पर किसके द्वारा चुने जाते हैं, स्पीकर के द्वारा चुने जाते हैं। क्या ये सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहां पर जो पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, तो ये देखने को मिलेगा डी। यहां पर कोई सी भी यहां पर इनकरेक्ट नहीं है, सारी यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि हर एक स्टेटमेंट में से आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन निकाला जा सकता है कि कितने हाउस कितने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होते हैं यूनियन टेरिटरी की, पूछा जा सकता है कितने स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन कौन नॉमिनेटेड करता है यहाँ पर, अगर और पार्लियामेंट्री कमेटी के जो चेयरमैन है, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। आगे चलता हूँ। बात की जा रही है एक आइलैंड के बारे में। एक आइलैंड, एक यहाँ पर आइलैंड है यहाँ पर कंट्री का, जिसका नाम है अगेला आइलैंड। ये आइलैंड रिसेंटली अभी न्यूज में था, इंडिया के साथ में इसकी कनेक्टिविटी थी, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर इंडिया कुछ डेवलपमेंट के काम करना चाहता था। इससे पहले हम लोग कई सारी और कंट्री के साथ में आप लोग देखते हैं, जैसे सीजल्स देख सकते हैं, उसके साथ में हम लोग डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, तो वो हमारे हाथों से निकला। इसी के साथ में अब यहाँ पर जो बात आ रही है, ये है अगेला आइलैंड। ये आप लोगों को मॉरिशस में देखने को मिलेगा, ताकि यहाँ पर हम लोग दूसरी जो कंट्री का आइलैंड हमारे हाथों से निकले हैं, इंडियन ओशन में अगर हम लोग प्रॉपर वे में अपना एक तरीके से अच्छा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो जो भी यहाँ पर आइलैंड कंट्री है उनके साथ मिलकर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। इसीलिए इनके साथ में हम लोग सूझबूझ से काम कर रहे हैं, जैसा हम लोगों के साथ में पास्ट में हुआ, हम लोग नहीं चाहते कि आगे भी ऐसा ही कुछ हो। तो इसलिए ये काफी न्यूज में था, फिर से बात आ रही थी यहाँ पर इस आइलैंड के बारे में। तो मॉरिशस आप लोग यहाँ नाम जरूर याद रखिएगा। तो दो आइलैंड ऑलरेडी हमारे हाथों से कौन से निकले थे, एक तो था मालदीव का अडू अलोट, ठीक है, और दूसरा था यहाँ पर सिसल का था एजम्पशन आइलैंड। तो दोनों के नाम पता होने चाहिए। तो अडू अटोल्ड हो गया कहाँ का, मालदीव का हो गया, और एजम्पशन कहाँ पर हो गया, सिसल्स का हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ऑलरेडी हमारे हाथ से निकल चुके थे। अब हम लोग यहाँ पर इस अगेला आइलैंड को हाथ से निकलना नहीं चाहते थे, इसलिए हम लोग अगेला से पहले आगे निकल गए और जाकर हम लोगों ने इसको अपने अंडर में लिया, यानी कि यहाँ पर डेवलपमेंट की बात चल रही है। ठीक है, आगे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन है और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग इसको बोल सकते हैं। और क्वेश्चन अगर बैंकिंग की तैयारी करें या किसी भी एग्जाम के आप लोगों से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, क्योंकि आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में रस्साकसी चल रही थी काफी लंबे समय से। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के बारे में बात की जा रही है। तो देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट चाहिए और क्या क्या गलत है। पूछा गया कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है इन सारे स्टेटमेंट्स में से। तो पहला जो बोला गया यहाँ पर, बोला जा रहा है जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेजोरिटी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात बोली गई है, अभी आगे डिस्कस करूंगा। बोला गया कि नो मेंबर ऑन द बोर्ड इज गवर्नमेंट ऑफिशियल। क्या ऐसी बात है, गलत बात है। गवर्नमेंट के भी मेंबर वहां पर होते हैं, तभी तो गवर्नमेंट की बात रखी जाती है, तभी तो वहां पर मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली। मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं मतलब 4 ईयर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। क्या सही है, जी हाँ ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया बी। अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। टोटल अगर आप लोग यहां पर बात करेंगे आरबीआई के बोर्ड की, तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो 21 मेंबर की होती है। पर लेकिन आज की डेट में कितने मेंबर हैं यहाँ पर, ये 18 मेंबर हैं। जो यहाँ पर 21 मेंबर होते हैं उसमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तो गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, और जो 16 है ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर हैं, जिनमें से 10 जो होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इस तरीके से 21 मेंबर जो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें से गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। तो वो स्टेटमेंट वहां पर गलत है। और बाकी जो मेजोरिटी होती है वो आप लोग देखते हैं यहाँ पर नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की ज्यादा मेजोरिटी होती है, जो कि यहां पर बोला गया था ऑलरेडी आप लोगों को। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको पूरे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आंसर यहां पर क्या हो गया, ये हो गया बी। ये देखिए मेजोरिटी किसकी है, क्योंकि देखिए जो ऑफिशियल है वो तो हो गया आरबीआई का गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, ये तो 5 ही रह गए। मेंबर मैक्सिमम कितने हैं, 21 हैं। 21 में से आप लोग समझ सकते हैं 16 नॉन ऑफिशियल हैं। तो मेजोरिटी किसकी है, 5 की मेजोरिटी ज्यादा है या फिर 21 16 की ज्यादा है, तो इसलिए नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी ज्यादा है। तो घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो फिर आप लोग क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। आगे चलता हूं।
क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है और न्यूज में भी था। बात की जा रही है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में, जिसको बोला जा रहा है आरसीईपी। इंडिया भी इसका पार्ट है, तो इसी के बारे में जिक्र किया जा रहा है, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो आरसीईपी जो है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है इसके अंदर में, और दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये क्वार्टर ऑफ द जीडीपी वर्ल्ड की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आंसर तो हो गया सी। एक बार बात कर लेता हूँ क्या क्या बातें यहाँ पर बोली जा रही है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है यहाँ पर एशियान के साथ साथ में 6 मेंबर आप लोगों को नजर आएंगे, या कि 10 तो कंट्री ये हो गई और प्लस 6 टोटल 16 हो गए। तो 6 कौन कौन से यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड। तो टोटल 6 मेंबर ये हैं जिन्होंने एग्रीमेंट किया है कि किस तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये काम कर सकते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, तो देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये। अगर कंप्राइज करें यहाँ पर जो 15 है, जो 16 कंट्री है, सॉरी जो 16 कंट्री है यहाँ पर 25% ग्लोबल की जीडीपी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये किसी पर्टिकुलर जो कंट्री है उसकी बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस डेवलप किया जाता है उसको बोलते हैं जीडीपी। 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर ट्रेड किया जाता है, और 26% एफडीआई फ्लो आप लोग को इन 16 कंट्री में देखने को मिलेगा, और 45% लगभग पॉपुलेशन आप लोग बोल सकते हैं, नियरली 50% ऑल ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि चाइना और इंडिया जो सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, वो आप लोगों को इस ग्रुप में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इस तरीके का डेवलपमेंट निकल कर आता है। तो क्या हुआ आंसर? आंसर हो गया यहाँ पर सी। आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नागालैंड के बारे में, तो उससे पहले आप लोग एक बार नागालैंड का मैप निहार लीजिए ताकि आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए। नागालैंड देखिए यहाँ पर ये हो गया प्रेजेंट लोकेशन नागालैंड की। कनेक्ट किससे? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से है, आसाम से है और मणिपुर से है। अभी यहाँ पर रिसेंटली ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात की जा रही है। तो जब ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात की जाती है तो अरुणाचल प्रदेश का कुछ पोर्शन आसाम का और कुछ मणिपुर का इसमें कनेक्ट करने की बात की जाती है, और इसी के साथ में म्यांमार की बात की जाती थी। हालांकि म्यांमार की बातें अब नहीं की जाती है, अब अपनी ही कंट्री की ज्यादातर बात यहाँ पर की जाती है। तो उसको बताने की बात की जाती है कि इसको एक बड़ा ग्रेटर नागालैंड बनाया जाएगा। तो यही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने बोला जा रहा है, जो ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात की जा रही है तो किस किस स्टेट के बॉर्डर को टच करता है और किसको यहाँ पर अपने अंदर लेने की बात की जा रही है, बॉर्डर एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, जो सेवरल डिस्ट्रिक्ट अपने अंदर यहाँ पर इंक्लूड करने की बात करते हैं, जो पड़ोसी स्टेट है यहाँ पर। तो कौन से यहाँ पर? ये आसाम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो इनके स्टेट को यहाँ पर इनका पोर्शन अपने अंडर में लेने की बात करते हैं जब भी ग्रेटर नागालैंड बनाने की बात की जाती है। तो अभी हमारी कंट्री में बनाई गई स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सॉरी लिबर्टी नहीं, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखने को मिलती है, ठीक है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात की जा रही है यहाँ पर, जो कि 182 मीटर है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है कि किस कंट्री के सैटेलाइट के द्वारा अभी यहाँ पर बोला गया है कि स्टेच्यू ऑफ जो यूनिटी है वो यहाँ पर स्पेस से भी अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो स्पेस से देखने पर एकदम क्लीन दिखाई पड़ती है। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैटेलाइट के द्वारा यहाँ पर क्लीन देखा गया है, एकदम क्लियर कट यहाँ पर दिखाई देती है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। कहां से? स्पेस से दिखाई देती है। तो अमेरिका के सैटेलाइट है जिसके द्वारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट के द्वारा रिसेंटली अभी ग्रांट किया गया है यहाँ पर मराठा को, वो महाराष्ट्र में यहाँ पर अभी ग्रांट किया गया है ये रिजर्वेशन। तो मराठा जो कम्युनिटी है महाराष्ट्र में, उसको अभी रिजर्वेशन दिया गया है यहाँ पर। एक बात यहाँ पर जरूर याद रखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। वो क्वेश्चन ये है कि जो रिजर्वेशन दिया जाता है ये यहाँ पर एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो क्लासेज है उनको दिया जाता है, ना कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेज है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है इसके बेस पर दिया जाता है, एजुकेशन के और सोशल बेस पर जो है, ना कि यहाँ पर ये इकोनॉमिक के बेस पर दिया जाता है। तो इसके इसके ऊपर बार बार यहाँ पर बात भी उठ चुकी है कि आप लोगों को इकोनॉमिक के बेस पर देना चाहिए, पर नहीं, यहाँ पर एजुकेशन और सोशल के बेस पर दिया जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बात की जा रही है कौन से प्लेयर के द्वारा अभी यहाँ पर अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी होती है जो अपने आप लिखी जाती है, और बायोग्राफी होती है जो कोई और किसी की जीवनी लिखता है। तो यहाँ पर इसका नाम है, टाइटल है यहाँ पर 281 एंड बियॉन्ड। तो ये किसकी है? ये है यहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण की। तो ये है इनकी यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी, जो कि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है कि कौन से इंडियन प्लेयर को अभी यहाँ पर यूथ का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, यूथ एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो कौन है यहाँ पर? ये हिमा दास। एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाली हिमा दास का नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है। और ये एक रनर है, यानी कि रनिंग करती है ये। तो इससे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से स्टेट से बिलोंग करती है ये, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताना है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पाए तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और रिव्यू देना अपना न भूलिएगा आप लोगों को जब भी टाइम मिले, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।